फेयर वैल्यू की डेफिनेशन, ओके। फेयर वैल्यू बेसिकली किसे कहते हैं? फेयर वैल्यू का एक मतलब होता है, अब ना पहले एक फेयर वैल्यू की डेफिनेशन और होती थी, वो ज्यादा जल्दी समझ लग जाती थी। अब की जो डेफिनेशन है ना, इसमें थोड़ा सा इशू है अंग्रेजी में, तो इसलिए उसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। अब फेयर वैल्यू असल में होता क्या है? सपोज दैट, दो तीन एग्जांपल देता हूं। ये किस पेज पे है? 238। चलिए, असल फेयर वैल्यू का अगर मतलब मैं आपको समझाऊं ना, तो सपोज दैट आप चले जाते हो हफीज सेंटर मोबाइल लेने के लिए, सेल फोन लेने के लिए। वहां पर वो कहता है जी जो सेल फोन की कीमत है ना वो 60,000 रुपए है। आपसे ये आप कहते हो नहीं जी कुछ गुंजाइश है, कोई प्यार मोहब्बत है, कोई डिस्काउंट है। वो कहते हैं ठीक है, कर करा के ना आपको ये 55,000 का मिल जाता है। अब ये जो 60,000 वाला मोबाइल है ना, मुख्तलिफ कोई 55 में लेता है, कोई 60,000 में, कोई 57 में, कोई 58 में। ये सारी फेयर वैल्यू है, ये सारी फेयर वैल्यू है। अब एक 60,000 का मोबाइल था, वहां पर आप गए तो वहां पर आपने देखा कि जो मोबाइल शॉप वाला है वो तो आपके भाई का दोस्त है, या वो आपके मामू का बेटा है, या कोई ऐसा बंदा है जो आपके जानने वाला है। उसने ये मोबाइल आपको 54,000 में दे दिया। ये फेयर वैल्यू नहीं है। फेयर वैल्यू बेसिकली है कि मार्केट के अंदर जो एक नॉर्मल प्राइस है, जो हर एक इंडिपेंडेंट पर्सन के लिए वो है, उसके अंदर ना कोई रिलेशन है ना कोई और रीजन है, तो वो उसे फेयर वैल्यू बोला जाता है। हाँ, फेयर वैल्यू का मतलब सिर्फ और सिर्फ एसेट को नहीं खरीदने को कहते, उसमें लायबिलिटी को सेटल डाउन करने को भी कहते हैं। जैसे अब यहां पर देखिए ना, यहां अब मैं पढ़ाता हूं, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट। मतलब आप कोई एसेट सेल करके पैसे ले लेते हैं, मतलब उसके अंदर कोई इमोशन रिलेशन शामिल ना हो, एक इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग हो रही हो। आगे, या पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी, मतलब या आप एसेट खरीद रहे हो या बेच रहे हो एक तरफ। जैसे सपोज दैट वो लिखता है ना, रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, एक एसेट को बेचकर कितने पैसे मिले, या पैसे मिले या हमने कोई लायबिलिटी सेटल करनी थी। देखिए मैं ये पेन दे रहा हूं, मैं कहता हूं जी ये 8,000 का पेन है, या तो मैं आपसे कैश ले लूंगा 8,000, या फिर मैंने आपके 8,000 देने थे, फिर मैं दे रहा हूं, लेकिन इस पेन की वैल्यू 8,000 है और मैं ये पेन देकर अपनी लायबिलिटी सेटल ऑफ करवा रहा हूं। कैश ले लेना या लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करवा लेना, बात एक ही है। लेकिन ये बात आगे, इन ऑर्डरली ट्रांजैक्शंस बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या होता है कि मार्केट में जो लोग आए हुए हैं, वो जो चीज खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जिस कीमत पे खरीदो फरोख्त कर रहे हैं उस चीज को, तो उसकी फेयर वैल्यू है एट मेजरमेंट डेट। अब मेजरमेंट डेट का मतलब क्या है कि देखें, इस पेन की वैल्यू ना हर दिन की बराबर नहीं है, साल बाद इसकी वैल्यू कुछ और होगी, 6 महीने बाद कुछ और होगी। हम फेयर वैल्यू किस दिन फाइंड करने जा रहे हो ना, उस दिन इसको बेच के पैसे कितने मिले, या इसके अगेंस्ट आपने कितनी लायबिलिटी सेटल ऑफ करवा दी। लेकिन ट्रांजैक्शन कौन सी होनी चाहिए? एक रूटीन की ट्रांजैक्शन, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट। पहले एक लफ्ज लिखा होता था एट आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। क्या लिखा जाता था? एट आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। उसका मतलब होता था कि उसके अंदर ना कोई रिलेशन शामिल है ना कोई इमोशन शामिल है, वो एक नॉर्मल जो लोग आते हैं वो पे ऑफ करते हैं, या जो नॉर्मल काम होता है। ओके की बात, फेयर वैल्यू। और कोई बात? अच्छा, हमने जो चीजें सीख ली हैं, जो कल हमने फिर फर्दर स्टार्ट किया, अब हमने जो आगे लेकर जाना है इन चीजों को, वो है पीरियोडिक और परपेचुअल में भी ओके है, सवाल हो जाएंगे सारे, आपने अपने हाथ से किए थे। ओके, जर्नल एंट्रीज बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी।
जर्नल एंट्रीज IS2 के अंदर किस तरह से पास होगी। यहां पर आप लिख लें पीरियोडिक सिस्टम, यहां पर लिख लें परपेचुअल सिस्टम, हाँ जी आपने लिखा रहने देना है। पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम। हाँ जी, सबसे पहले आपने जब भी जर्नल एंट्री IS2 की आपको पेपर में आएगी ना, 2 नंबर का सवाल आता है, आपको पता ही है, क्योंकि टोटल 41 क्वेश्चंस हैं आपके, 40 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 80 मार्क्स और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का फाइनल काउंट। तो टोटल आपके 41 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपने कोशिश करनी है कि 1 घंटे में 40 क्वेश्चन आपके हो जाएं और 1 घंटा फाइनल काउंट को देना। ठीक है, क्योंकि आप कहेंगे वैसे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे, फिर भी एंड पे फाइनल काउंट हमेशा एंड पे करना है। उससे पहले आपने अपने बाकी 40 क्वेश्चन को पूरा करना है, मिनिमम 40 मिनट आपने बचाने होते हैं फाइनल काउंट के पेपर के। पीरियोडिक सिस्टम वो बताएगा परपेचुअल के जरिए एंट्री पास करनी है या पीरियोडिक के करनी है। अब मैं हर ट्रांजैक्शन को लिख देता हूं, पेपर में सिर्फ वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एंट्री यही होगी। और पेपर में मोस्टली ना वो वैल्यू लिखता ही नहीं है, बताता सिर्फ एंट्री बताओ। तो इसलिए एंट्रीज आपको ना फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। सबसे पहले इन्वेंट्री के अंदर जो मैक्सिमम चीजें होती है ना, पहले वो आपको पता होना चाहिए। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक होता है, वो स्टॉक होता है जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है, फिर हम खरीदते हैं उस साल, रिटर्न कर देते हैं, सेल करते हैं, से रिटर्न करते हैं, फिर पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करते हैं, बिजनेस यूज के लिए विथड्रॉ करते हैं, फिर खराब हो जाती है इन्वेंट्री हमारी। खराब 2 तरह से होती है, एक नॉर्मल लॉस, एक ये दोनों बार पता है ना, नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस, एक नॉर्मल लॉस होता है और एक एबनॉर्मल लॉस होता है। और फिर NRV की वजह से हमारी इन्वेंट्री राइट डाउन करनी पड़ती, कभी रिवर्सल ऑफ राइट डाउन आ जाता। गॉट इट? और क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये जो बातें हमने की है ना, इनकी एंट्रीज भी हैं और हमें उसकी एंट्रीज भी आनी चाहिए। पीरियोडिक में कैसे होती हैं, परपेचुअल में कैसे होती हैं। तो सबसे पहले फिर ओपनिंग स्टॉक से शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक की क्या एंट्री होनी चाहिए? याद रखें, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की कभी एंट्री नहीं होती, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की कभी एंट्री पास नहीं होती, बट पीरियोडिक सिस्टम के अंदर एंट्री होती है। ऐसा क्यों है? पीरियोडिक सिस्टम के अंदर होता क्या है कि पूरे साल भर की ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, इकट्ठी करके हमें ट्रांसफर करनी होती है। तो इसलिए इसको क्लोजिंग एंट्री हमने पढ़ना है अभी तीसरे चैप्टर के अंदर, क्लोजिंग एंट्री का कांसेप्ट, इसको क्लोजिंग एंट्री बोला जाता है। फिर भी मैं यहां पर ना कुछ लिखने लगा हूं, फिर मैंने रेज कर देना है इस ये एंट्री समझाने के लिए। पहले जमाने में ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले जमाने में। आज के जमाने में इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। पहले जमाने में क्या होता था, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आज इसको स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बोला जाता है। वो कुछ इस तरह से बनाते थे, टी फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाते थे? टी फॉर्म में। और वो यहां पर लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, यहां पर जो भी वैल्यू आती थी प्लस परचेजेस, जो भी वैल्यू आती थी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर सेल्स लिखते थे, फिर इसको क्लोज कर देते थे। इसका जो भी डिफरेंस आता था उसे क्या बोला जाता था? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आप गौर फरमाएं तो ये सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल लिखा हुआ है, और आंसर ग्रॉस प्रॉफिट भी इसके अंदर लिखा हुआ है। सेल इधर लिखी हुई है और अपोजिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि माइनस करना होता है,
इसलिए उसने अपोजिट साइड पे लिख दिया। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे यहां पर लिखा जाता था, फिर आगे सारे इधर रेंट, सैलरी, सारा कुछ लिखने के बाद एंड पे नेट प्रॉफिट। तो ये होता था एसओसीआई का तरीका टी फॉर्म। अगर मुझे बताएं, मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ना इसकी एंट्री पास करके दें, तो क्या आप लेजर देखकर एंट्री बना सकते हो? लेजर को देखकर एंट्री बनाई जाती है? तो बताएं, ये ओपनिंग स्टॉक जो डेबिट की साइड पर है, क्या ये वाकई ओपनिंग स्टॉक डेबिट है या एसओसीआई डेबिट हो रहा है? ये लेजर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस या एसओसीआई? तो डेबिट क्या हो रहा है? एसओसीआई डेबिट, ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट। ये जो एंट्री अगर मैं इसकी कोई लेजर से पूछे तो क्या एंट्री है? एसओसीआई डेबिट, ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट। और अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपसे पूछूं तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, एसओसीआई क्रेडिट। अब एसओसीआई की जगह कई नाम इस्तेमाल हो सकते हैं, यहां पर आप कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक एसओसीआई के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल के कॉलम में होता है। तो चाहे आप एसओसीआई लिख लें, चाहे आप कॉस्ट ऑफ सेल लिख लें, चाहे आप ट्रेडिंग अकाउंट लिख लें, ये नाम कोई भी इस्तेमाल कर लें, आपको कोई गुनाह नहीं मिलना। एसओसीआई डेबिट कर लें, सॉरी एसओसीआई लिख लें, ट्रेडिंग अकाउंट लिख लें और कॉस्ट ऑफ सेल लिख लें, और ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। और इसमें से भी नाम यही हो सकते हैं तीनों, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, या एसओसीआई क्रेडिट, या ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ओके होगी बात? कॉस्ट ऑफ सेल हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है, इनकम होता है? कॉस्ट ऑफ सेल हमारी इनकम होती है, एक्सपेंस होता है? हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, ऐसा है। अब यहां पर देखें, यहां पर डेबिट हो रहा है कॉस्ट ऑफ सेल टू ओपनिंग स्टॉक, क्या एंट्री पास हो रही है? अब आप देखो, अपना दिमाग में लेकर आओ कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला, जिसमें लिखते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रहा है, और इससे कॉस्ट ऑफ सेल आपकी क्रेडिट होगी। भला क्यों? क्योंकि उसमें से क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू को कम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा समझाने का मकसद अगर आपको समझ लग जाती तो अच्छी बात है, नहीं समझ लगती तो बस ये है कि एंट्रीज तो आपको याद और रखनी पड़ेगी। तो क्या एंट्री बनती है? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की, और ये सिर्फ पीरियोडिक सिस्टम में होता है। तो अब एंट्री ओपनिंग स्टॉक की पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री पास करो जरा। इसको वैसे जर्नल एंट्री तो कहना ही गलत है, इसको ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री कहना सही है। चलिए, तो यहां पर मैं एंट्री पास कर दूं, ओपनिंग स्टॉक डेबिट करूं या क्रेडिट? अभी अभी पढ़ा है, ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट होगा, तो एंट्री पास कर सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ओपनिंग स्टॉक, जितनी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होगी वो। अब चाहो तो कॉस्ट ऑफ सेल टू ओपनिंग स्टॉक, एसओसीआई टू ओपनिंग स्टॉक, या ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक। परपेचुअल सिस्टम में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, ओपनिंग स्टॉक की परपेचुअल सिस्टम। वैसे नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती ही नहीं है, ये उसकी क्लोजिंग या ट्रांसफर एंट्री है। ओपनिंग स्टॉक के बाद अब देखिए, आपने ये सोचना है कि कोई ऐसी चीज जो स्टॉक के साथ हो सकती है और हमने उसकी एंट्री ना पास की हो, वो एंड पे आपने बताना है। मतलब स्टॉक है ना नॉर्मल, क्या क्या कुछ हो सकता है, कोशिश करेंगे कि सारा कुछ लिख दें, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई चीज ऐसी है जो स्टॉक के साथ ये मसला हो सकता है, वो भी बताएं एंट्री, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक के बाद चीज खरीदी जाती है, परचेज। तो पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री होती है परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू कैश या अकाउंट पेबल। पीरियोडिक सिस्टम हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, मतलब जैसे हम नॉर्मल एंट्री स्टॉक खरीदने की एंट्री पास करते हैं, लेकिन जो परपेचुअल वाला है ना, वो ये एंट्री पास नहीं करता, वो इन्वेंट्री डेबिट करता है, इन्वेंट्री या स्टॉक, और कैश या अकाउंट पेबल क्रेडिट करता है, उसी अमाउंट से, अमाउंट सेम होगी। परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। परचेज के बाद फिर परचेज रिटर्न की बात भी कर लेते हैं।
परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न की जो हमारी एंट्री पास होती है, जाहिर सी बात है वैसी एंट्री, परचेज रिटर्न नॉर्मल एंट्री क्या होती है, अकाउंट पेएबल डेबिट या कैश डेबिट परचेज रिटर्न, ये तो नॉर्मल एंट्री है, अकाउंट पेएबल या कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। ओके होगी बात। उसके बाद यहां पर क्या एंट्री होगी, कैश या अकाउंट पेएबल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। वैसे ये वो एंट्री है जो जल्दी समय लगने वाली है। अगर आपके पास स्टॉक बढ़ रहा है तो इन्वेंट्री डेबिट कम हो रहा है तो क्रेडिट। परपेचुअल सिस्टम में आपने दिमाग में क्या रखना है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर बिजनेस में आ रही है तो डेबिट जा रही है तो क्रेडिट हो, बस। वो परचेज को नहीं मानता, वो किसको मानता है, स्टॉक को। स्टॉक डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ठीक होगी बात। अब परचेज हुआ तो यहां परचेज डेबिट हुआ तो उसने किसको डेबिट किया, इन्वेंट्री। उसने कहा जी मेरा इन्वेंट्री आया, मैंने इन्वेंट्री डेबिट कर। फिर परचेज रिटर्न से इन्वेंट्री कम हुई, उसने इन्वेंट्री क्रेडिट कर। अब आते हैं कैरेज इन। कैरेज इन या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो कि हम कॉस्ट ऑफ सेल में लिखते हैं, फ्रेट इन, कैरेज इन, ट्रांसपोर्टेशन ऑन परचेजेस, ये सारे इसके नाम है। एंट्री क्या पास करेंगे, कैरेज इन डेबिट कैश क्रेडिट, कैरेज इन डेबिट क्योंकि हमारा एक्सपेंस होता है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करते हैं तो इसकी एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। आपको पता है कैरेज इन इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होता है, तो जब हमने कॉस्ट के एलिमेंट पढ़े थे तो कैरेज इन ट्रांसपोर्टेशन तो इन्वेंट्री में ऐड हुआ ना, तो इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ाया तो इन्वेंट्री डेबिट, ठीक होगी बात। ठीक, अमाउंट सवाल के अंदर गिवन होगी और बाकी चीज आपने यहां से देखकर लिखनी है। नेक्स्ट, कैरेज इन के बाद सेल्स कर ले, सेल्स भी आ जाए। ये जरा ध्यान से देख लें, सेल्स की पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री पास होनी है कैश या अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। सपोज दैट वो चीज हमने 100 रुपए की बेची, वो चीज हमने 100 रुपए की बेची तो एंट्री क्या पास हुई, कैश टू सेल्स। अब सपोज परपेचुअल सिस्टम में कैश या अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स 100 रुपए से एंट्री पास होनी है, बट साथ साथ आप लोगों की इन्वेंट्री भी तो आउट हुई है। आपकी इन्वेंट्री देखो, जब आपने सेल की तो इन्वेंट्री आउट हुई है ना, तो परपेचुअल तो कहता है इन्वेंट्री आएगी तो मैं इन्वेंट्री को डेबिट करूंगा, इन्वेंट्री जाएगी तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा, लेकिन यहां पर तो इन्वेंट्री को क्रेडिट कर ही नहीं रहा। अब इसका क्या मतलब है, आप मुझे एक सादा सी बात बताएं, जब आपने इन्वेंट्री 100 रुपए की सेल की होगी, क्योंकि उसकी असल कीमत ही 100 रुपए होगी, या उसकी कम या ज्यादा हो सकती है, नॉर्मल कम होती है नॉर्मली, बट ज्यादा भी हो सकती है एनआरवी के केस में, मतलब जब कोई आउट ऑफ फैशन हो जाए कुछ भी हो सकती है, लेकिन इन्वेंट्री की कॉस्ट अदर देन सेल होती है, ऐसा ही है। तो वो कहता है कि फिर जब आपने इन्वेंट्री बेची है ना, उस वक्त आपने क्या करनी है, एक तो सेल की नॉर्मल एंट्री पास करनी है जिस पे बेची है। अगर हम सपोज कर रहे हैं जो इन्वेंट्री बेची वो कितने की थी, 80 रुपए की, तुम्हारी इन्वेंट्री कम कितने से हुई, 80 रुपए से, तो एंट्री पास होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 80 से। यहां एक बहुत पूरे सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ लग जाएंगे जो मैं समझाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट ऐसा होगा शायद मैं समझाऊंगा भी सही तो आप ओके भी कर दोगे, लेकिन हो सकता है सही तरह फिर भी ना समझ लगे, उसकी इब्तिदा मैं यहां से करने लगा। कंपाउंड एंट्री नहीं पास करेंगे, बेहतर है 2 ही एंट्री अलग अलग पास करो, बेहतर यही होगा। 2 एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल टू, कॉस्ट ऑफ सेल हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है हमारा, एक्सपेंस। इन्वेंट्री बेच एक्सपेंस कहां से है ना, जाग जाओ थोड़ा सा, जिसने आज छुट्टी किया उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया, क्योंकि ये चीजें अब नहीं मिलनी, और ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें बताने जा रहा हूं। सर ये अगर
महंगी हो जाए 30 रुपए। नहीं, जो हमने कितने का खरीदा था, हमने तो 80 का खरीदा था ना, 80 का खरीद के ना 20 का 100 का बेच रहे हैं, बाद में महंगी हो जाए मसला नहीं है, लेकिन जितने का हमने खरीदा कॉस्ट तो उसे ही कहूंगा ना मैं। अब मैं बेच रहा हूं, अब जरा आओ जाग जो 5-10 मिनट के लिए ना, बड़ा रिपोर्ट, मैंने इन्वेंट्री बेची, वो इन्वेंट्री मुझे बेचूंगा तो मुझे तो इनकम लिखनी चाहिए ना। आप लोग कहते हो कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस होता है और मैं यहां पर एक्सपेंस लिख रहा हूं, यहां पर मैं दो काम कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब हम इन्वेंट्री खरीदते हैं ना, जब हम रेंट है, जैसे रेंट बनता है तो हम एक्सपेंस में लिख देते हैं, सैलरी पे की एक्सपेंस में लिख दो, इन्वेंट्री खरीदो तो हम कहते हैं एक्सपेंस में लिख दो, नहीं, आपको पता है इन्वेंट्री खरीदो तब तक एक्सपेंस में नहीं लिखा जाता जब तक उसे बेचना हो। इन्वेंट्री को एक्सपेंस, ये सवाल आता है पेपर में, इन्वेंट्री को कब एक्सपेंस आउट करते हैं, जब वो सेल होती है, किस नाम से, कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से। देखिए 100 रुपए की इनकम, 80 रुपए का एक्सपेंस, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट 20 का आ जाएगा। तो कहता है इन्वेंट्री को कब एक्सपेंस में लिखना चाहिए, जब खरीदो तब, या जब बिकती है तब। जब इन्वेंट्री बिकती है तब उसकी कॉस्ट को एक्सपेंस में लिखा जाता है, उसकी सेल को इनकम में लिखा जाता है। इसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसे क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मतलब कहते हैं कि आप एक्सपेंस जब मर्जी लिख लो, नहीं, वो कहता है जब उसका रेवेन्यू मिले तब एक्सपेंस लिखो, मैच करे। जब रेवेन्यू मिल जाए जिस चीज का, उसके ऊपर आने वाला एक्सपेंस तब लिखो। जब तक रेवेन्यू नहीं मिलता ना, तब तक एक्सपेंस भी ना लिखो। तब तक मैं इसको ना एसेट लिखते हैं, इन्वेंट्री को क्या लिखते होते हैं, एसेट। वो स्टॉक के नाम से पड़ा रहेगा, जब बिक जाएगा फिर हम सेल भी लिख देंगे, फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख देंगे। आपको पता है हम कॉस्ट ऑफ सेल में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि वो अभी बिकता नहीं है, वो अनसोल्ड है, इसलिए वो एक्सपेंस में नहीं जा सकता। कब एक्सपेंस में जाएगा, जब वो बिकेगा। इसे बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जब आपने एक्सपेंस कब लिखो, जब उसका रेवेन्यू मिल जाए। एक्सपेंस कब लिखो, जब उसका रेवेन्यू मिल जाए। ठीक होगी बात। तो हम इनकम भी लिख रहे हैं सेल के नाम से, और उस वक्त एक्सपेंस लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एसेट खत्म कर रहे हैं, इन्वेंट्री 80 से क्रेडिट, एसेट से निकाल के उसको क्या बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल, अपना एक्सपेंस बना रहे हैं। ठीक है, अब इन्वेंट्री को कब कब एक्सपेंस में लिखते हैं, या पहली कहानी बताई मैं, कब कब इन्वेंट्री को लिखते हैं, कई कहानी आगे आएंगी। ठीक है, अगली बात, एक बात होगी कि इन्वेंट्री को कब लिखते हैं, एक केस कि जब सेल हो, नंबर 1, नंबर 2 आगे बाद में। ओके होगी बात। तो आपने सेल किया तो पीरियोडिक सिस्टम में कैश टू सेल, और परपेचुअल सिस्टम में 2 एंट्रीज, एक सेल की, एक उसकी कॉस्ट की। ठीक है, सेल की एंट्री कैश टू सेल, और कॉस्ट की कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री। डन। अब अगर सेल रिटर्न हो जाए तो शेयर रिटर्न, अगर शेयर रिटर्न हो तो शेयर रिटर्न डेबिट, और कैश या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। 10 रुपए की कर लेते हैं, 10 रुपए की चीज वापस आ गई, 10 रुपए की चीज वापस आ गई। तो जब शेयर रिटर्न की एंट्री आपने 10 रुपए की तो यहां पर शेयर रिटर्न की एंट्री आपने पास करनी है। एक तो एंट्री वही, शेयर रिटर्न टू कैश या अकाउंट 10 रुपए से। अब जरा ध्यान से सोचना है, बहुत अच्छा। सीपीएस आपने सीख लिया हुआ है ना, इस पर अप्लाई होता है। हाँ जी, यहां पर आए जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जो चीज मुझे वापस आई, मैंने उसको 10 रुपए की बेची, वो कहता भाई चीज फॉल्टी निकली या मुझे पसंद नहीं आई, ये वापस ले लो 10 रुपए की। तो क्या जब मैंने उसको वापस लेकर कहां रखूंगा, स्टॉक के अंदर। लेकिन वो 10 रुपए की तो थी नहीं, मैंने बेची 10 रुपए की थी, असल उसकी कीमत 10 रुपए, असल तो कीमत हो सकता है 5 रुपए और 6 रुपए और 7 रुपए और 8 रुपए। तो जब मैंने स्टॉक के अंदर ऐड करनी है तो फिर किस वैल्यू के करनी है, उसकी कॉस्ट से। उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट फाइंड करूंगा और एंट्री पास करूंगा, इन्वेंट्री बढ़ा दूंगा, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और वो अमाउंट नॉर्मली सेल वैल्यू से कम हो, नॉर्मली। ठीक होगी बात। सेल की एंट्री, सेल रिटर्न की एंट्री याद है, याद मैंने सुननी है।
सारी एंट्रीज, बल्कि पूरा ये इसके सारे कॉन्सेप्ट ना ये बोर्ड पे लिखवाऊंगा सब, कि भाई आइटम बाय आइटम का कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, फिर ये वो रॉ मटेरियल वाला एनआरवी वाला वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दें। और कल वाले तो सवाल भी बड़े अच्छे थे एनआरवी वाले। चलें जी, हो गया ये, आगे चलें फिर। कैरेज आउट की भी एंट्री लिख देते हैं। कैरेज आउट क्या होता है पता है? जब हमने सेल किया है ना स्टॉक, तो सेल करने पे जो खर्चा हो, जो हमने सेल किया है सेल करने पे खर्चा, तो वो क्या होगा? कैरेज आउट डेबिट, कैश क्रेडिट, दोनों में सेम एंट्री, कैरेज आउट डेबिट, क्योंकि कैरेज आउट का ताल्लुक सेल के साथ होता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं ऐड होता है। इसका ताल्लुक सेल के साथ होता है, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। तो ये जो अदर देन इन्वेंट्री को चीज आ जाए ना, उसकी दोनों केसेस में सेम एंट्री होगी। जैसे वो कोई रिपेयर की एंट्री आ जाए, रिपेयर टू कैश, जो इन्वेंट्री के साथ जिस एंट्री का ताल्लुक ना हुआ ना, तो वो सेम एंट्रीज होती है। ठीक होगी बात। अब चलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की एंट्री होती है जनाब इसमें ड्राइंग्स टू परचेजेस, और ड्राइंग्स का पता है ना किस मकसद के लिए? पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स टू परचेजेस, और इसमें होता है ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री। अच्छा, सवाल के अंदर अगर आपको मिल जाए ना ऑप्शन ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री तो ओके, ना मिले ना तो ड्राइंग्स की जगह कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। अब ये पता चलेगा किसने लेक्चर सुने और किसने नहीं सुने। ड्राइंग्स किस कॉलम में लिखते थे? सेल वाले कॉलम में या परचेज वाले कॉलम में? सेल वाले कॉलम में। और वो सेल का कॉलम नहीं होता, वो असल में किसका कॉलम होता है? कॉस्ट ऑफ सेल का। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट किया। ठीक है, तो ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री अगर एंट्री मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री नहीं मिला तो परेशानी होना, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री जो होगा वो भी वही एंट्री। ड्राइंग्स का तो पता ना। अब आ जाओ जरा कि अगर इन्वेंट्री हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए ये जरूरी है कि इन्वेंट्री किधर इस्तेमाल की है। सपोज दैट आपका सीमेंट का बिजनेस है और आपने उसे बिल्डिंग बना ली, अपनी बिल्डिंग में सीमेंट अपना इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस चीज का है। आपकी इन्वेंट्री सपोज दैट सीमेंट है, बजरी है, और आपने अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे उसी में इस्तेमाल कर लिया अपना ही स्टॉक, तो फिर एंट्री क्या पास होगी? बिल्डिंग टू परचेजेस। मतलब जिस नॉन करंट एसेट के लिए इस्तेमाल किया है ना आपने अपनी इन्वेंट्री, जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया उसको डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। स्टेशनरी का अगर हमारा बिजनेस, हाँ, तो फिर स्टेशनरी डेबिट, वो एक्सपेंस हो जाएगा। स्टेशनरी टू परचेजेस, स्टेशनरी एक्सपेंस टू परचेजेस, ये हमने एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट की भी पढ़ी थी, ठीक है। और इस केस में क्या होगा? नॉन करंट एसेट या वो पर्पस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। यहां तक कोई मसला? आगे चलते हैं। नॉन करंट एसेट टू परचेजेस और नॉन करंट एसेट टू इन्वेंट्री। अब आ जाओ कि अगर आपकी इन्वेंट्री लॉस हुई, लॉस भी कैसे? नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की कहानी आपने पहले भी सीख ली है, फिर भी एक दफा देख। इसको तो वैसे तो फाइनल अकाउंट में भी कवर करना चाहिए था, तो क्योंकि अभी फाइनल अकाउंट के हमने कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, वो अभी पेंडिंग है, वो चलेगा, और वो चलेगा बस इसके बाद ही चला देंगे। एक सवाल है जिसके अंदर बीआरएस का कॉन्सेप्ट है, वो फिर बीआरएस के बाद कर लेंगे, बाकी इसके बाद हमने चला देना शुरू कर देना। नॉर्मल लॉस होता क्या और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस ऐसे लॉस को कहते हैं कि जो होना ही हो, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लॉस। और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? अदर देन नॉर्मल। जैसे आप एक दर्जी से अपना सूट सिलवाते हो, वो जो कपड़ा उसको देकर आते हो ना, उसने जब काटना है कपड़ा, कुछ ना कुछ तो जाया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि जितना कपड़ा आपका देकर आया वो 100% आपके ड्रेस के अंदर नजर आए। जो जाया हो रहा है ना, वो नॉर्मल लॉस है।
हाँ, अगर दर्जी ने कोई ऐसी चालाकी खेली कि वो कपड़ा आपको फिट ही नहीं आया या कोई ऐसा मसला बन गया कि वो आपको जाया करना पड़ा, वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल। जैसे अगर आप कोई स्टॉक मंगवाते हो कराची से लाहौर तक, वो जब वहां पर अपलोड करते हुए यहाँ पर डाउनलोड करते हुए कुछ सामान थोड़ा बहुत जाया हो जाता है, वो नॉर्मल है। लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, ये तो नॉर्मल तो नहीं है। आग लग जाए, ये भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल काम उसे कहते हैं कि जो कि होता ही है। पहले हमारे दौर में ना एक एग्जांपल दी जाती थी कि जब एक वालदा मोहतरमा घर में आटा गूंथती हैं तो थोड़ा सा आटा जाया होता ही होता है। चाहता है कि ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा है कि जितना मर्जी कर लिया जाए, फिर भी छानते हुए, गूंथते हुए, निकालते हुए थोड़ा बहुत, एक बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी जाया होती है। इवन कि कुछ जो कहते हैं ना सुगड़, सुगड़ तो पता नहीं आपको पता है, क्योंकि आप लोग तो अब काठे अंग्रेज हो गए थोड़े थोड़े। वो मतलब होता है कि वो नीचे ना कपड़ा बिछा देती है कि वो आटा जाया हो तो उसमें आ जाता कि रिस्क जाया ना हो। वो बड़ी खूबसूरत बातें होती हैं उनकी। यहाँ पर तो इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन वो बहुत खूबसूरत बातें, आटा जाया ना हो, दूध जाया ना हो, ये चीजें। तो वो चीजें जो जाया हो जाती है ना, उसे हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। और जो उसके अलावा हो, मतलब आटा गिर गया, वो अब नॉर्मल लॉस है। कपड़े आपके फट गए, वो अब नॉर्मल लॉस है। लेकिन वो जो दर्जी ने फाड़े, वो अब नॉर्मल लॉस है, मतलब वो जो उसने काट के साइड पे कर दिए जो। हाँ, वो जो कभी कभी ऐसा होता है, ये नॉर्मल होता है वैसे, कपड़ा जो बच जाता है ना, वो छोटे किसी बच्चे का बना दिया जाता है। इसे ना आगे जाकर ये भी आई बिजनेस नहीं छोड़ा, स्टैंडर्ड में ये भी लिखा, इसे बोला जाता है बाय प्रोडक्ट, कि उसका क्या करना है, उसको कैसे डील करना है। मतलब ये है कि अगर अब्बा जी का साथ सूट सिलवाया है तो उसी कलर का फिर बेटे का भी सूट बन जाता है, या बड़े भाई का वो कोई छोटा बेटे बच्चा हो, भाई हो, तो वो बन जाता है। तो वो उसे बोला जाता है बाय प्रोडक्ट, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। और उसको भी नॉर्मल लॉस ही कंसीडर किया जाता है जब आप आगे पढ़ोगे जाके। नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है? पीरियोडिक वाला कहता है कि इसकी कोई एंट्री नहीं है। वो कहता है भाई ये तो नॉर्मल है, इसकी हम रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग क्या करेंगे। इसका होता है कि इस एसेट की उसके अंदर ही रहता है, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। और ये तो एंट्री पास करेगा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, तो नुकसान ही हुआ है ना इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि चाहे इन्वेंट्री थोड़ी सी जाया हुई है, इन्वेंट्री कम तो हुई है। तो नॉर्मल लॉस की पेपर में एक दफा जब मैनुअल पेपर होता था, 4 नंबर का सवाल आ गया। क्या? सिर्फ कहते हैं नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस की एंट्री पास करो। तो पीरियोडिक सिस्टम में कोई एंट्री नहीं होती, परपेचुअल में नॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। एबनॉर्मल लॉस, abnormal loss to purchases, और ये क्या एंट्री पास करेगा? abnormal loss to inventory। ओके की बात। उसके बाद अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज या कुछ कॉन्शियस कंट्रीज जो एंटिटीज होती हैं ना, वो abnormal losses के, यानी स्टॉक चोरी हो जाए, आग लग जाए, उसमें ना इंश्योरेंस करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? इंश्योरेंस। तो फिर जब उनका एबनॉर्मल लॉस हो ना, तो वो इंश्योरेंस वाली कंपनी को क्लेम कर देते हैं कि जी हमें इतना हमारा नुकसान हो गया, अब हमें दो, हम आपको प्रीमियम दे रहे हैं तो अब हमें दो इंश्योरेंस। तो जब वो क्लेम हम करते हैं ना, तब एंट्री कुछ और होती है, जब हमें मिल जाए तब एंट्री कुछ और होती है। अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है और अगर सवाल के अंदर इंश्योरेंस की कोई बात कर दी गई है, वो नॉर्मल एंट्रीज है। जब हमें कोई इंश्योरेंस मिलनी होती है ना, इंश्योरेंस क्लेम उसे बोलते हैं, इंश्योरेंस क्लेम। जब हमारा इंश्योरेंस क्लेम होता है, पता क्या एंट्री होती है? इंश्योरेंस रिसीवेबल। वो मिलते नहीं है उसी वक्त, आपका स्टॉक तो जाया हो गया, आप वहां जाओगे, एप्लीकेशन दोगे, वो एक प्रोसीजर होगा, कोई 1 महीना 2 महीने, कभी तो 2-2 साल भी लग जाते हैं, उसके बाद पैसे मिलते हैं। लेकिन जब क्लेम हमारा वेरीफाई हो जाए, क्लेम हमारा एक्सेप्ट हो जाए, तो उसे बोलते हैं कि इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट। इंश्योरेंस रिसीवेबल मिलती नहीं है, रिसीवेबल टू इंश्योरेंस इनकम।
इनकम और एक्सपेंस की जगह आप लोग एसपीएल का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एसपीएल जब मैं लिखता हूं ना तो मतलब एसओसीआई होता है, एसओसीआई या एसपीएल। इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट इनकम क्रेडिट होती है, इनकम क्या होती है? सर अभी क्लेम की है ना, देख वो उसने कहा जी ठीक है जी पैसे मिल जाएंगे लेकिन मिले बाद में, अक्कर हो गए लेकिन अभी मिले नहीं। तो इनकम बन गई, जब मिलेगी तो कैश डेबिट करेंगे। अगर फॉरन ही मिल गए तो कैश टू इंश्योरेंस इनकम, और अगर अभी मिले नहीं क्लेम किया है तो इंश्योरेंस रिसीवेबल टू इंश्योरेंस इनकम। तो दोनों केसेस में आपको पता है ये इन्वेंट्री से हट के है तो सेम एंट्री, दोनों केसेस में सेम। और फिर कैश जब मिल गया, कैश रिसीव कर लिया, तो तब एंट्री कैश डेबिट, इंश्योरेंस रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि अब तो कैश मिल गया तो रिसीवेबल खत्म कर देंगे। जहां पर एंट्री के अंदर इनकम या कोई एक्सपेंस हो ना, उसकी जगह आप एसपीएल मतलब एसओसीआई भी लिख सकते हो, जिधर कहीं भी, मतलब जिधर इनकम या एक्सपेंस हो वहां पर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हो। तो ये या तो इंश्योरेंस इनकम लिख दो या एसपीएल लिख दो। एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, सेम एंट्री। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये इंश्योरेंस वाली एंट्री कभी पेपर में आए, आगे इसकी एप्लीकेशन आएगी लेकिन इस लेवल पे नहीं। नेक्स्ट देख लिया, हाँ जी नेक्स्ट आ जाए। अब है एनआरवी लॉस। एनआरवी लॉस क्या होता है भला? वो जो हमारा इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा हो जाए और उसकी एनआरवी कम हो जाए तो फिर हम उसको राइट डाउन करते हैं, तो उसकी भी एंट्री होती है। तो एनआरवी लॉस अगर आ गया, उसकी एंट्री हमसे पूछी जाए तो एंट्री कैसे पास करने वो देख लो। एनआरवी लॉस ये हमेशा कब होगा? हमेशा जब हमने अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन करना। तो एनआरवी लॉस की एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में नहीं होती और परपेचुअल सिस्टम में होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, एसओसीआई या ट्रेडिंग अकाउंट या कॉस्ट ऑफ सेल। और परपेचुअल के अंदर इसकी कोई एंट्री पास लो मेरे भाई। ये है आपकी टोटल एंट्रीज, ये टोटल एंट्रीज हैं जो आपने पूरी करनी। ओके की बात, इनको याद करना है। अमाउंट्स फाइंड करनी पड़ सकती है, गिवन भी हो सकती है, अमाउंट फाइंड भी करनी पड़ सकती है, गिवन भी हो सकती है। परपेचुअल के अंदर, पीरियोडिक के अंदर। ओके की बात। इसका सवाल मैं अभी नहीं करवाऊंगा, पहले आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर जब आप कल सवाल करके आओगे तो फिर हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। तो इसके पहले सवाल देख लें कि जो आपने घर से करने हैं। मैं वन बाय वन अगले कॉन्सेप्ट पे जाता हूं, इसके बड़े अच्छे सवाल हैं। वही सारी एंट्री बुक के अंदर इसकी बुक के अंदर एंट्री सेम है, बुक के अंदर एंट्री सेम है। हाँ जी ये सवाल है क्या? क्वेश्चन नंबर बन जाता है ये, भाई इसके अंदर नहीं है तो फिर ये ना क्वेश्चन नंबर 15 है।
वो बेसिक एग्जांपल में होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस एक परपेचुअल में और एक पीरियोडिक में है। 16 है परपेचुअल, सवाल सेम है और आप एक ही सवाल को दोनों तरीकों से कर लेना, और ये है पीरियोडिक। तो क्वेश्चन नंबर 15 प्लस 16 एक ही सवाल है, आपने परपेचुअल के जरिए भी करना है और पीरियोडिक के जरिए भी करना है, और ये एंट्रीज भी लिखी हुई है, ठीक है, ये एंट्रीज भी लिखी हुई है। एक और चीज आ जाए जो पेपर में आपको परेशान कर सकती है, चलें जी आए जरा एक और एंट्री देख लें। पीरियोडिक परपेचुअल, एंट्री कौन सी पास करने लगे हैं, पहले ही पता था। दूसरा बाद में पता चला। अब तो उर्दू में सोच सोच के लिखनी पड़ती है। पहले ही पता था, बाद में पता चला, किसका? एनआरवी लॉस का। हमें जब हमने ना फाइनल ट्रायल बैलेंस बना रहे थे ना, हमें पहले ही पता था कि अच्छा हमारा इतना जो स्टॉक है ना वो एनआरवी पे जाएगा। पहले से ही पता था हमें कि इतना स्टॉक हमारा डैमेज हो गया है, उसकी फ्यूचर वैल्यू कम है, पहले पता था। तो पीरियोडिक सिस्टम में कोई एंट्री पास नहीं होगी, और यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब हमने काम कर लिया, अब ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ट्रायल बैलेंस बन गया, अब हम फाइनल कोड कर रहे हैं और फाइनल कोड के अंदर एडजस्टमेंट आ गई, क्योंकि एडजस्टमेंट की तो एंट्री पास होती है, और फाइनल कोड हमारा सारे का सारा होता है पीरियोडिक है। जो फाइनल कोड हम कर रहे होते हैं ना, वो परचेज लिख रहे होते हैं, वहां पर इन्वेंट्री थोड़ी लिख रहे होते हैं, वो तो होता है पीरियोडिक है। अब हमें बाद में पता चला, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, एडजस्टमेंट के बाद, जब बाद में पता चला है ना, तो उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो फिर चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल है, एंट्री पास होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ये यहां पर वो आपको फंसा सकता है, क्योंकि नॉर्मल लोग क्या समझते हैं कि जैसे पीरियोडिक सिस्टम में एनआरवी लॉस की एंट्री पास नहीं होती, लेकिन अगर वो ये कह दे कि आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हमें एनआरवी लॉस का पता चला, बताओ उसकी पीरियोडिक के अंदर एंट्री क्या होगी, हम कहेंगे नो एंट्री। क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं पीरियोडिक सिस्टम में एनआरवी लॉस की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन इस बात का ख्याल रखना, आफ्टर एडजस्टमेंट पता चले तो उसकी एंट्री होती है। पहले पता चल जाए नहीं, बाद में पता चले एंट्री होगी, और ये उसने बुक में भी लिखा हुआ है। आओ जरा बुक से मैं एक दफा आपको एंट्रीज बता दूं और फिर इसकी रीडिंग करते हैं जी। ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री, यहां पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट लिखवाया आपको, और ये कहता है ये ब्रॉड ऑन होता है और ब्रॉड ऑन की एंट्री पास नहीं होती। परचेज टू कैश, इन्वेंट्री टू कैश, फ्रेट इन या कैरेज इन टू कैश, इन्वेंट्री टू कैश। ये आपने दोबारा नहीं लिखना, बस बुक से वेरीफाई कर लो। फिर अच्छा डिस्काउंट, इसकी एंट्री मैं दोबारा आपको पास करवाता हूं। रिटर्न टू सप्लायर, डिस्काउंट क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, वो चैप्टर नंबर 2 में शायद है, कवर होता है, तो वो चैप्टर नंबर 2 में जाकर सही पता चलेगा। रिटर्न टू सप्लायर, पेबल टू परचेज रिटर्न, पेबल टू इन्वेंट्री, सेल आ गया, यहां पर सेल की 2 एंट्रीज आ गई, रिटर्न टू कस्टमर इसकी 2 एंट्रीज आ गई। यहां पर देखिए एबनॉर्मल लॉस टू परचेजेस, एबनॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री, ड्राइंग्स टू परचेज, ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री। हाँ फ्री सैंपल अगर दे दें तो फ्री सैंपल टू परचेज, फ्री सैंपल टू इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री यूज टू नॉन करंट एसेट, तो क्या होगा? नॉन करंट एसेट डेबिट, परचेज क्रेडिट, नॉन करंट एसेट डेबिट, इन्वेंट्री। नॉर्मल लॉस नो एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल टू, यहां पर ये जो अभी हमने पढ़ा ये देखना जरा, इन दोनों को। एनआरवी आइडेंटिफाइड बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट, पहले ही पता था आपको, एनआरवी का पहले ही पता था। नो एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। क्लोजिंग ईयर एंड एडजस्टमेंट, हाँ ये इसकी एंट्री कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की, इसको अभी छोड़े, इस पे आए। राइट ऑन टू इन्वेंट्री आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट, बाद में पता चला। तो कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री, और ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग एंड। ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, कहते सारी एंट्रीज किस पे रिकॉर्ड होगी? एक्सेप्ट एंट्री ऑफ राइट डाउन टू एनआरवी एंड एंट्रीज टू सेल एंड सेल रिटर्न अकाउंट विद आर बेस्ड ऑन, कहते हैं सेल की एंट्री और सेलिंग प्राइस की एंट्री वो अलग होगी, बाकी सारी की सारी कॉस्ट की एंट्रीज होगी। तो ये आपकी जर्नल एंट्री थी, और आगे 15वां 16वां सवाल आपने करना है। अब हम चलते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लिख लें इंतहाई इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको सवाल आएगा। ये हमने पढ़ लिया, आपको आता भी है, लेकिन सवाल पढ़ना जरूरी है। आप ऐसा करना, इसके ना बुलेट्स फॉर्म में लिख लो, चाहे बुक के ऊपर लिख लो, बुलेट्स तो बनेंगे नहीं, वो तो पैराग्राफ लिखे हुए हैं। आप अपने रजिस्टर के ऊपर ना बुलेट्स बनाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो याद करने में आसानी, इसके बुलेट्स बना लो। कहता है जनाब इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के 2 मेथड हैं, ये हमने सारा पढ़ लिया है, बस अब बुक रीडिंग है। 2 मेन मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल, periodic और perpetual. Each method uses ledger accounts to inventory but have different rules. पहली change, inventory and cost of goods sold are updated continuously, are not updated continuously. पीरियोडिक सिस्टम पता है ना, उसमें क्या होता है? आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, और यहां पर इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली ऑफ ईच सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन। पहला फर्क, ये आपको हर एक का अलग अलग पता होना चाहिए। 2 नंबर का सवाल ही है। परपेचुअल के अंदर हर ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट होगी, और इन्वेंट्री पीरियोडिक के अंदर हर ट्रांजैक्शन के बाद नहीं होता, बल्कि आफ्टर अ स्पेसिफिक। ये पहला बुलेट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट कहता है इंस्टेड परचेजेस रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट एंड ईच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल जर्नल। इसमें होता भला क्या है? सारी परचेजेस इकट्ठी करके ना एक ही एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है, एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर जाती है। सारी परचेजेस टू कैश, यानी वो पूरे एक स्पेसिफिक टाइम की परचेज इकट्ठी कर लेता है, वो एक ही टाइम पीरियड के बाद रिकॉर्ड कर देता है। और इसमें ऐसा नहीं होता। Some other transaction may also require an update inventory, ये तो अलग बात लिखी हुई है। Some other transaction may also update inventory account, sale, purchase, return या sale return। अगली बात, purchases periodic में देखें, cost of goods sold account does not exist during the accounting period। Cost of sale during the accounting period नहीं होता, वो at the end of the accounting period होता है। Say opening stock प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इन्वेंट्री के अंदर, परपेचुअल के अंदर साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी पास हो रही होती है। जब सेल करते हैं तो एंट्री पास नहीं करते कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। तो कहता है पीरियोडिक के अंदर ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, एट द एंड ऑफ द ईयर करता है। परपेचुअल के अंदर ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट एग्जिस्ट करता है। मतलब पीरियोडिक के अंदर ना कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर होता ही नहीं है। अब देख लो, पूरा हमने सवाल की एंट्री पास की है, किसी जगह कॉस्ट ऑफ सेल लिखा है, लेकिन परपेचुअल के अंदर क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर बनेगा, तो कहता है कि द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। परचेज आर डायरेक्टली डेबिटेड टू इन्वेंटरी अकाउंट वेयर ईच सेल टू जर्नल एंट्रीज, वन रिकॉर्ड सेल वैल्यू, अदर रिकॉर्ड, और परचेज अकाउंट इज नॉट यूज्ड इन परपेचुअल। अब इसके अंदर इट इज द एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वाया क्लोजिंग एंट्री। पहले इसको हम ओके करते हैं, वो
परपेचुअल में क्या क्या बातें कह रहा है, अपडेट होगा कंटिन्यूसली, कॉस्ट ऑफ सेल का ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट एग्जिस्ट करता है, परचेज का अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें होता ही नहीं है परचेज, और परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न की वजह से भी कॉस्ट ऑफ सेल को इम्पैक्ट आ सकता है। पीरियोडिक में अपडेट नहीं होता कंटिन्यूसली, उसमें परचेज का अकाउंट एग्जिस्ट करता है, सेल की सिंगल एंट्री पास होती है, और परपेचुअल में 2 एंट्रीज पास होती है। सेल रिटर्न का भी यही केस है, कॉस्ट ऑफ सेल का ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता परपेचुअल में, और एट द एंड ऑफ ईयर क्लोजिंग एंट्री के तौर पर एग्जिस्ट करता है। तो ये वो आपको बुक बात लिख देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ ये पीरियोडिक की अमाउंट बात विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो बता देगा कि एक लाइन लिख देगा और कहेगा कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। हाँ जी, नेक्स्ट, परचेज एंड परचेज अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, दीज अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड। ये तो बात पता है, परपेचुअल के अंदर परचेज या परचेज रिटर्न का लेजर होता ही नहीं है। आप अपनी सारी एंट्रीज में देख लें, किसी एंट्री के डेबिट क्रेडिट में परचेज या परचेज रिटर्न नहीं मिलेगा। फिर यहां पर आ जाए, एनी लॉस ऑफ इन्वेंट्री इज ऑटोमेटिकली डील, एनी लॉस ऑफ द इन्वेंट्री, कहता है नॉर्मल लॉस की बात हो रही है, कोई भी नॉर्मल लॉस है ना वो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री के अंदर ऐड होता है, उसकी कोई एक्स्ट्रा एंट्री पास नहीं करते। नॉर्मल लॉस की पीरियोडिक सिस्टम में कोई स्पेसिफिक डील ले देख ले, वो कहता है एनी लॉस, ये एनी लॉस का मतलब है नॉर्मल लॉस इज ऑटोमेटिकली डील विद एंड डज नॉट रिक्वायर्ड अ स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हाउएवर इन दिस वे लॉसेस मे गो अननोटिस्ड एज वेल, बट इसमें होता है लॉस डिडक्टेड कंपेयर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एंड परपेचुअल रिकॉर्ड is to be recorded in the inventory, most losses are identified, कहता है नीचे जो तरीका बताया हुआ है ना उस तरह से लॉस हो सकता है। ये नीचे बताया हुआ है कॉजेज ऑफ डिफरेंस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया भी हुआ। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर लार्ज साइज आइटम, लो वैल्यू आइटम। लार्ज साइज मतलब अपडेट करना मतलब होता है काउंट करना और देखना भालना। लार्ज साइज पे होना तो बार बार उसको काउंट करना ना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार इन्वेंट्री आगे पीछे करना मुश्किल होता है। तो वो कहता है कि लार्ज साइज का आइटम हो और लो वैल्यू के आइटम जो पीरियोडिक के चला दे, लो साइज हो हाई वैल्यू के आइटम हो ना। इन्वेंट्री मूवमेंट्स आर फ्रीक्वेंट पेरिशेबल, फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो या हाई वैल्यू के आइटम हो, ताकि आपको पता है किस सिस्टम के अंदर लॉसेस के चांसेस ज्यादा हैं, पीरियोडिक में, क्योंकि उसमें हमने एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जाकर देखना होता है, उसमें लॉस होने के चांस ज्यादा होते हैं, इन्वेंट्री खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हाई वैल्यू आइटम हो ना तो पीरियोडिक ना करना, वरना कोई छोटा सी चीज ही खराब हो गई तो बस गई। तो हाई वैल्यू आइटम के लिए कौन सा परपेचुअल, और हाई साइज आइटम के लिए पीरियोडिक, लो वैल्यू के लिए पीरियोडिक, और फ्रीक्वेंट ये पेपर में सवाल आपको आता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो चीजें खरीदो फरोख्त हो रही है वो भी परपेचुअल, और हाई वैल्यू के लिए भी परपेचुअल, हाई साइज के लिए पीरियोडिक और लो वैल्यू के लिए पीरियोडिक। अच्छा उसके बाद वो कहता है कि अच्छा कॉजेस ऑफ डिफरेंस होता ये है, दो तरह से इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो रही होती है, एक को हम कहते हैं इनवॉइस बेसिस के ऊपर और एक को कहते हैं फिजिकल बेस। इनवॉइस बेस रसीदों को देखकर, फिजिकल एक्चुअल में देखकर। जैसे सपोज दैट आप इन्वेंट्री खरीदते हो, एक इनवॉइस आती होगी, बेचते हो तो एक इनवॉइस बनती होगी। खरीदो जब आपने सारी इनवॉइसेस को इकट्ठा कर लो तो प्लस माइनस कर लो तो आपके पास ये पता चल जाएगा इन्वेंट्री रह कितनी गई, गॉट इट। और उन जो आपने इनवॉइसेस के जरिए इन्वेंट्री रह गई जाकर चेक कर लिया कि क्या बराबर है, अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है ये रिकंसाइल हो गई, और ऐसा होता नहीं है। हमारे हेड ऑफिस के अंदर जो रिकॉर्ड में इन्वेंट्री कोई और आ रही होती है और एक्चुअल में कोई और होती है। इसमें कई वजह होती है, पेपर में सवाल आ सकता है इनवॉइस बेस के ऊपर और फिजिकल बेस के ऊपर जो डिफरेंस है उसकी वजह क्या है। एक वजह तो ये हो सकती है कि एक बंदे ने ना हमसे बिल बनवा लिया, रसीद बन गई उसकी, लेकिन वो भी माल अपना ले नहीं गया। इसका मतलब है हमने माइनस कर दिया कि स्टॉक आउट हो गया, लेकिन स्टॉक कभी पड़ा होगा। दूसरा, हमने खरीदा, अभी वो वेयर हाउस में नहीं पहुंचा लेकिन रसीद पहले पहुंच गई। अब हमारे हिसाब से स्टॉक ज्यादा है, इनवॉइस के हिसाब से हेड ऑफिस कहता है स्टॉक ज्यादा है, वेयर हाउस वाला कहता है नहीं ये तो स्टॉक अभी इतना है ही नहीं। फिर ऐसा होता है
स्टॉक वहां से चोरी हो गया, हमें हेड ऑफिस को वाले को कैसे पता चला? चोर रसीद थोड़ी बना के देकर जाएगा, तो वो तो चला जाएगा। और परपेचुअल में फिर भी जल्दी पता चल जाएगा, पीरियोडिक में तो पता भी नहीं चलना। सपोज तो याद दोस्त आया था, हो गया महीने बाद पता चला, तो उसमें दरमियान में पता नहीं कितने याद दोस्त आ गए। तो कहता है क्या वजह होती है फर्क की? कहता है पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट। ये जो इन्वेंट्री अकाउंट होता है ये फिजिकल को देखकर बना रहे होते हैं या इनवॉइसेस को देखकर बना रहे होते हैं? इनवॉइसेस को देखकर बना रहे होते हैं। और एक होता है फिजिकल अकाउंट। कहते हैं उनमें क्या क्या फर्क हो सकता है? पहला, थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री। थेफ्ट की वजह से अकाउंट में बैलेंस ज्यादा पड़ा होगा या वेयर हाउस में ज्यादा नजर आ रहा होगा? अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट में उसकी एंट्री तो नहीं पास की होगी ना, तो जब तो चोर बता जाता ना तो फिर तो हम एंट्री पास कर लेते, तो उसने बताया नहीं हमें। फिर इनकरेक्ट पोस्टिंग की वजह से भी फर्क आ जाता है, मतलब हमने अमाउंट लिखते हुए गलती कर दी या पोस्ट करते हुए गलती कर दी, कोई और एंट्री अपनी इन्वेंट्री में पास कर दी। इन्वेंट्री रिसीट या इशू इनटू डिफरेंट आइटम कैटेगरी। सपोज दैट आपके पास 4 टाइप की इन्वेंट्री है, वो किसी एक की लेजर किसी और दूसरे के लेजर में ऐड कर दिया। अब वो जो अकाउंट है वो किसी और तरह से बता रहा है और फिजिकल तो किसी और तरह से पड़ा हुआ। तीसरा, डैमेज टू इन्वेंट्री विद फेलियर टू रिकॉर्ड। कहता है रिकॉर्ड डैमेज हो गया, मतलब एक रसीद गुम हो गई, तो कहां पे मसला आएगा? फिजिकल खराब हो गया या अकाउंट खराब हो गया? रसीद खराब होगी तो अकाउंट खराब हो गया, क्योंकि अब अकाउंट किसको देखकर बना रहे हो? रसीदें। अब इनवॉइस आपको मिल नहीं गई या इनवॉइस के अंदर ऐसा हुआ वो आपने वजू किया, इनवॉइस बाहर निकाली, उसमें 2 जीरो मिट गए, ऐसे भी हो सकता है। आ रहे थे, बारिश आ गई, इनवॉइस निकाली तो एक इनवॉइस के 4 टोटे हो गए। अब वो जो डैमेज टू इन्वेंट्री विद फेलियर टू रिकॉर्ड दैट डैमेज, या इन्वेंट्री डैमेज हो जाती है, अब फिजिकली तो इन्वेंट्री खत्म हो गई, इनवॉइस में अभी रिकॉर्ड नहीं। फेलियर टू रिकॉर्ड एज रिसीव्ड या फेलियर टू इशू, या आपने जो इन्वेंट्री आई उसको रिकॉर्ड नहीं किया या जो बेची उसको अभी तक रिकॉर्ड। और भी डिफरेंस हो सकते हैं। ये कुछ डिफरेंस है कि इन्वेंट्री अकाउंट और फिजिकल अकाउंट में फर्क की वजह क्या क्या हो सकती है। यहां तक देखें ये बात क्लियर है और इसको आपने इंपॉर्टेंट समझना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ये जगह पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वो आपको विच स्टेटमेंट करेक्ट करवा के ना वो आपका मामला खराब कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारे, हाँ जी अगला कॉन्सेप्ट लिखे, आ जाए जरा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये हमारा परपेचुअल और पीरियोडिक अभी खत्म नहीं हुआ, ना ही FIFO और वेटेड एवरेज खत्म हुआ, ये इंशाल्लाह कल खत्म हो जाए। कल इसको हम खत्म कर देंगे, फिर इसके सवाल प्रैक्टिस करेंगे, साथ नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टारगेट हमारा है बहुत खतरनाक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इससे अगला चैप्टर है और BRS उससे अगला चैप्टर। इससे पहले इंशाल्लाह आपको ईदी मिल के जाएगी, ठीक है। ईद के बाद फिर कुर्बानी से पहले कुर्बानी और कुर्बानी के बाद फिर कुर्बानी। मैच मूच टेंशन नहीं लेना, पाकिस्तान जीत भी जाए तो परेशानी होना, ठीक है। इससे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। सबसे बड़ा अगर मतलब किन लोगों को हो रहा है, जिन बच्चों के बारे एग्जाम चल रहे हैं, CA फाइनल के पेपर हो रहे हैं और वो मंगल को खत्म हो गए और इस वजह से वो बेचारे ना टेंशन में है। ऊपर से जब से USA से पाकिस्तान आ रहा है ना, उनके तो पेपर ही नहीं ठीक हो रहे। और आपकी मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के अंदर ही मैच है, मतलब आपका पेपर कब है? 9 जुलाई को है? नहीं 9 जुलाई को तो हमारा पेपर है वो। अच्छा 29 जून को फाइनल है, साल है, फिर तो ठीक है, हमें 1 हफ्ता मिल जाएगा पढ़ने के लिए। वो 1 हफ्ता बड़ा है, मैच देखो आराम से। हाँ का बिल्कुल ही नहीं। इन्वेंट्री को एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करते हैं? इन्वेंट्री को एक्सपेंस कब लिखते हैं? कई तरीके हैं। नंबर वन व्हेन सोल्ड, ये तो अभी हमने डिस्कस किया। इन्वेंट्री को जब आपके पास इन्वेंट्री रहेगी ना वो एक्सपेंस नहीं होती, वो क्या होता है? एसेट होता है।
जब बिकेगी तो एक्सपेंस में लिखेंगे, नाम क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन राइट डाउन, और जब इन्वेंटरी राइट डाउन नहीं होती एनआरवी लॉस, वो उसी वक्त ही कर दो जब पता चल गया, उसी वक्त, उसी दिन। जिस दिन आपको पता चला ना कि इन्वेंटरी आपकी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी में चली गई है, उसी दिन वो लॉस रिकॉर्ड कर दो, एनआरवी लॉस, वो उसी दिन रिकॉर्ड हो जाएगा। एनआरवी जिस साल आया उसी साल रिकॉर्ड होगा, लेकिन इन्वेंटरी बिकेगी तो तब एक एक्सपेंस हो गया बिकने वाले का, जो इन्वेंटरी बिकेगी तब बिकेगी। दूसरा हो गया कि अगर इन्वेंटरी खराब हो गई है तो जैसे राइट डाउन किया और इसका रिवर्सल भी तभी रिकॉर्ड हो जाएगा। रिवर्सल, व्हेन रिवर्सल अकर, और आपको पता है रिवर्सल किसी और साल ही जाकर अकर होगा, पहले एनआरवी लॉस होगा और जब रिवर्स करेंगे तो रिवर्स कब रिकॉर्ड होगा, जब रिवर्स अकर होगा। एनआरवी लॉस कब होगा, जब एनआरवी लॉस अकर होगा। ये तो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आओ जरा ये देखते हैं कौन बता सकता है, किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से पूछेंगे। देखें, आपकी इन्वेंट्री यूज हो गई फॉर नॉन करंट एसेट, आपकी इन्वेंट्री यूज हो गई आपके ही किसी एसेट के अंदर, या आपकी इन्वेंट्री आपका एसेट बन गई, ऐसे कह लो, आपकी इन्वेंट्री आपका एसेट बन गई। अब जिस दिन एसेट बनी, क्या आपने एक्सपेंस में लिखा, आपने तो एसेट में लिखा, आपने तो एसेट में लिखा, आपने एंट्री क्या पास की, नॉन करंट एसेट डेबिट, इन्वेंट्री या परचेज क्रेडिट, एक्सपेंस तो लिखा ही नहीं अभी तक। आपने एक करंट एसेट को नॉन करंट एसेट बनाया। कहता है जब आप अपनी इन्वेंट्री ना अपना कोई नॉन करंट एसेट बनाओ ना, तो उसको एक्सपेंस कैसे लिखना है, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ओवर द लाइफ ऑफ दैट एसेट, मतलब डेप्रिशिएट करोगे उसको। तो डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं, तो 10 साल का एसेट है तो 10 सालों पे, या 10% रेट है या 20% रेट है। तो जब कोई इन्वेंट्री आपका नॉन करंट एसेट बन जाए या आपके नॉन करंट एसेट में इस्तेमाल हो, तब कब एक्सपेंस आउट होता है, ओवर द लाइफ। अब ओवर द लाइफ आपका मतलब समझे, सपोज दैट आपने 5 लाख की सीमेंट आपकी बिल्डिंग पर इस्तेमाल हुई, अब 5 लाख आपकी इन्वेंट्री आपकी बिल्डिंग बन गई, अब बिल्डिंग की लाइफ है 50 साल, तो आप उस 5 लाख को 50 साल पे डिवाइड करोगे, ओवर द 50 ईयर्स उसको डेप्रिशिएट करो। या आपका कोई एसेट आपकी मशीन के अंदर इस्तेमाल हो गया, आपकी इन्वेंट्री, अब उस वो थी 5 लाख की, अब उस प्लांट की लाइफ है 10 साल, तो अब उस 5 लाख की इन्वेंट्री को क्या करोगे, 10 पे डिवाइड करोगे, तो 50-50 हजार हर साल एक्सपेंस में जाएगा, ओवर द लाइफ इसे बोलते हैं, कि लाइफ के ऊपर जितनी टोटल लाइफ उस पर डिवाइड करके एक्सपेंस आउट होगा। तो इन्वेंट्री जब यूज होती है नॉन करंट एसेट में, तो किस तरह से एक्सपेंस होती है, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट। जो मेथड इस्तेमाल होगा उसी मेथड के तहत डेप्रिशिएट होगा। अभी तो समझाने के लिए मैंने स्टेट लिखा, ओवर द लाइफ या ओवर द, जिस तरह से एसेट को करना है ना डेप्रिशिएट, वैसे। ओके की बात। सर इसमें मतलब एक साल में हमने जो डेप्रिसिएशन करनी है नेक्स्ट 50,000 पर डे, वो एक्सपेंस में लिख देंगे, और नेक्स्ट ईयर फिर 50 लाख, 50,000 करेंगे। नहीं वो डिपेंड करता है मेथड कौन सा है, वो आ गया मेथड, जब डेप्रिसिएशन में मेथड होते हैं ना, वो डिपेंड करता है मेथड कौन सा। हाँ जी, सेल करो तब एक्सपेंस आउट होती है इन्वेंट्री, राइट डाउन करो जिस दिन राइट डाउन हो गई, रिवर्सल कब रिकॉर्ड करते हैं, एट द डेट ऑफ रिवर्सल, और इन्वेंट्री जो नॉन करंट एसेट में इस्तेमाल हो वो कब एक्सपेंस आउट करते हैं, जब ओवर द लाइफ ऑफ दैट एसेट। लो जनाब, ये भी एक कॉन्सेप्ट आपका हो गया। एक एक कॉन्सेप्ट आपको ना पूरी तरह से पता होना चाहिए। ये कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स आ गई। ये जर्नल एंट्री से पहले होगा ये कॉन्सेप्ट। ये आपका पेज अब ओके हो गया है ना,
cause of difference और periodic perpetual? यहां पर आए, recognition as an expense, पूरा पेज है, पूरा पेज है इसके ऊपर, recognition as an expense कहता है when inventory are sold, when inventory are sold कहता है पहला जब इन्वेंट्री बिकेगी तब उसको एक्सपेंस में लिखा जाएगा, किसनी अमाउंट को, उसकी सेल वैल्यू को या उसकी कैरिंग अमाउंट को, उसकी कॉस्ट को, सेल वैल्यू तो इनकम में जाएगी, उसकी जो अपनी कॉस्ट है उसको कैरिंग अमाउंट भी तो कहते हैं, कहते हैं द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज इन्वेंट्री शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच द रिलेटेड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, रिलेटेड रेवेन्यू कहते हैं सेल का दूसरा नाम है, कहता है आपने उसको एक्सपेंस कब लिखना है, जब उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, जब उसको सेल करो, इसे ही मैच, ये मैचिंग कांसेप्ट की डेफिनेशन भी है। कॉस्ट ऑफ सेल इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो नाम क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल, राइट। कैरिंग अमाउंट की कॉस्ट, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है उसकी कॉस्ट, कि उसकी कॉस्ट को कब एक्सपेंस में लिखो, जब उसका रेवेन्यू मिल जाए, और जब रेवेन्यू मिलने का मतलब जब वो सेल होती है। Invent write down and losses, recognize an expense in the period when write down या losses occur. Reversal, reduction in amount of inventory in the period in which reversal, ये आ गया। Allocation of other assets, allocation of yet some inventories may be allocated to other assets, for example inventory used in the component of self constructed property, plant and equipment. Inventory allocated to another asset in this way are recognized and expense during the useful life of it. समझ लगी? किताब पढ़ने से पहले ना याद रखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। आप लोग कभी भी जिंदगी में कोई भी किताब पढ़ोगे आपको मजा आएगा, जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि हम पढ़ने क्या लगे, फिर आपके सवाल ना ऐसे ही ना अब्जॉर्ब होते जाएंगे, वरना क्या होगा, आप पढ़ लोगे तो ऐसे लगेगा क्या पढ़ा है। तो इसलिए कोई भी खास तौर पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जब पढ़ने की कोशिश करने लगो ना, सबसे पहले ये सोचो कि हम ये जो पढ़ने क्या जा रहे हैं, एक दो दफा पढ़ लो, फिर उसके बाद प्लान करो, सोचो, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ो, फिर बहुत अच्छा लगेगा। डिस्क्लोजर अभी पढ़ लेते हैं, छोटे से ही हैं, थोड़े से ही हैं और छोटे से भी हैं। मैं पहले देख लूं कि कुछ चीज जो पीछे रह गई हैं चीजें, डिस्क्लोजर्स मैं पढ़ा देता हूँ, कोई इतनी मुश्किल तो है नहीं, ताकि ना फिर एक ही चीज रह जाए कि कल इंशाल्लाह इसके ऊपर टाइम लगाना है, इसके सवाल करने हैं ढेर सारे, और इसके एमसीक्यू सारे करने हैं। इसके एमसीक्यूज एक हिस्सा मैं करवाऊंगा, एक हिस्सा आप करोगे, टोटल वही 3 तरीके हैं, एक आईकैप का स्टडी टेक्स्ट, एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक वो मैंने भेज दिया मेरे ख्याल में, और वो आपने खुद करना है, बाद में मैं खुद करवाऊँ, और तीसरे नंबर पर आपको वो फाइनल असाइनमेंट मिलेगी। अब फाइनल असाइनमेंट ना चैप्टर वाइज नहीं है, वो 3-3 चैप्टर की है। इससे पहले मैं आपको जो 3 चैप्टर करवा दूंगा ना, उसकी फाइनल असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आपने घर से करनी है, आपको आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो और ज्यादा अच्छी बात है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, नहीं तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर हैं जिसमें से तो बहुत ज्यादा पेपर नहीं आता, नहीं, ये तो मैं आपको किसी और मकसद के लिए पढ़ा रहा हूं कि ये पेपर पहले 3 चैप्टर से ज्यादा आते हैं, और मैं आपको आखिरी 3 चैप्टर पहले पढ़ा, ठीक। वो पहले 3 चैप्टर भूल ना जाए ना, ताजा ताजा याद रहेंगे, और वो है भी छोटे से, और वो अपने पढ़े हुए हैं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, जनरल एंट्रीज, वो सारी चीजें बुक्स ऑफ प्राइमरी पढ़ा था, सेल डे बुक, परचेज डे बुक टाइप कुछ चीज ऐसी, सेल डे बुक, परचेज डे बुक, कैश बुक पढ़ लिया था, हाँ, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ये हाँ, ये उसी के अंदर ही है। वो जो 3 चैप्टर है ना, हैं तो 3 दिन के, लेकिन उसका ना वही बात कि अंग्रेजी बड़ी कमाल है, वो पढ़ने का बहुत मजा आता है, क्योंकि IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की वर्डिंग है, जो स्टैंडर्ड बनाते हैं, जो IFRS बनाते हैं, बापों का बाप, मतलब हम कहते हैं ना आईकैप हमारा बोर्ड है, और वो आईकैप का भी बोर्ड है, IAS। चले, वो स्टैंडर्ड जहां पर बनते हैं उस बोर्ड को कहते हैं।
डिस्क्लोजर्स, पहले तो मुझे ना इसका मतलब समझाना होगा। सवाल पेपर में कैसे आएगा, वो आपको ना दो स्टेटमेंट देगा और कहेगा क्या ये डिस्क्लोजर है या नहीं है। टोटल 8 डिस्क्लोजर है, हमारी बुक में 4 लिखे हुए, टोटल 8 है। मैं 8 बताऊंगा, लेकिन आपने याद 4 करने। उनमें से कोई वो कहेगा कि बताओ ये डिस्क्लोजर है या नहीं है, ये डिस्क्लोजर है या, क्योंकि कल के लिए ना आपकी बहुत थोड़ी सी अंग्रेजी रह गई है। एक कॉस्ट टेक्निक्स रह गई है, वो मैंने बताना है, 2 डेफिनेशंस है, और एक वो कन्वर्जन मेथड मैंने बताया था कि वो अभी मैंने वो मैंने अभी भी नहीं करवाना, वो मैंने मैन्युफैक्चरिंग काउंट के साथ करवाना है, वो चैप्टर नंबर 8 के साथ। ठीक है, तो मेन तो फिर ये एनडी है। अब इसके सवाल हैं और आप हैं जी। डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर का पहले मतलब सीखो। हम जब ऑडिट करने जाते हैं ना, अब ऑडिट का मतलब क्या होता है, हमने देखना है इन्वेंट्री को इसने सही रिकॉर्ड किया जैसे IS2 ने कहा है, फिर हम देखेंगे कि इसने बाकी सारी चीजें सही रिकॉर्ड की हुई हैं, क्या इसने ये तो नहीं हुआ कि नॉन करंट एसेट को किसी जगह करंट एसेट में लिख दिया हो या करंट को नॉन करंट में लिख दिया हो। तो डिस्क्लोजर का मतलब चीजें बताई हुई हो ना, प्रेजेंट जो हुई होती है। हमें सबसे पहले IS2 जो कहता है वो चीजें जाकर चेक करनी है कि इस भाई साहब ने इन्वेंट्री की ये बातें लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, वो कौन सी बातें लिखी होनी चाहिए। टोटल 8, वैसे तो ज्यादा है लेकिन हमारे सिलेबस में उसने 4 तक महदूद रखा है। पहली बात, आप खुद बताएं मुझे, क्या ये पता होना जरूरी है कि उसने FIFO इस्तेमाल किया है या वेटेड एवरेज इस्तेमाल किया है? क्या इसके बगैर आप सवाल चेक कर सकते कोई? नहीं। फिर क्या क्लोजिंग स्टॉक उसने फाइंड किया होना चाहिए, और क्या क्लोजिंग स्टॉक में जो NRV पे लॉस हो उसको अलग से बताया होना चाहिए। फिर ये भी बताया होना चाहिए कि उसने इस साल कितना स्टॉक बेच दिया। ये सारी बातें उसे हम जाकर जब ऑडिट करेंगे तो क्या चेक करेंगे, इसने बेचा कितना, पड़ा कितना हुआ है, इसने मेथड कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है, इसका स्टॉक खराब कितना हुआ है। ये तो 4 होगा जो आपके सिलेबस में है। खराब होने की वजह क्या है, अगर रिवर्सल है तो उसकी क्या वजह है, क्या इसने अपना कोई स्टॉक प्लेज तो नहीं करवाया हुआ। प्लेज से मुराद क्या होता है, वो सिक्योरिटी के तौर पे रखकर लोन ले लेना। ठीक है, तो वो चीजें वो हमारे सिलेबस में। अब हमने क्या लिखना है, सबसे पहले डिस्क्लोजर में सबसे पहली बात इसे बोलते हैं मेजरमेंट बेस, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। क्या होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। सबसे पहले यहां पर ये देखना है कि क्या उसने अपना जो स्टॉक की मेजरमेंट बेस है वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV है, क्योंकि IS2 तो यही कहता है। वो कहता है जी मैंने कॉस्ट पे लिखा हुआ है, कॉस्ट पे लिखने की इजाजत नहीं है। किस पे लिखने की इजाजत है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। किस पे लिखने की इजाजत है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। तो सबसे पहला ये देखना है कि उसने मेजरमेंट बेस सही लिखा है, इंक्लूडिंग। फिर ये भी देखेंगे कॉस्ट फार्मूला कौन सा है, कॉस्ट फार्मूला पहले देखना है, मेजरमेंट बेस ऑफ द इन्वेंट्री, और वो है क्या, लोअर ऑफ कॉस्ट है, एक ही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, मेजरमेंट बेस ऑफ इन्वेंट्री। और अगर आपसे पूछे ना इन्वेंट्री किस पे मेजर किया जाता है, लोअर ऑफ कॉस्ट है NRV, और इनिशियल किस पे किया जाता है, नंबर 2। फिर हमने ये देखना है कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, कैरिंग अमाउंट मतलब वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक, इसका क्या मतलब है। और अगर वो अलग अलग है तो क्या अलग अलग लिखा हुआ है या नहीं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, इसे कहते हैं अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन सही की हुई है, रॉ मटेरियल की अलग वैल्यू बताए, वर्क इन प्रोसेस की अलग बताए, और फिनिश गुड्स की अलग बताए। पहली बात मेजरमेंट बेस बताया हुआ है या नहीं। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, और अगर अलग अलग क्लोजिंग स्टॉक है तो सबको अलग अलग बताए। तीसरे नंबर पर वो कैरिंग अमाउंट बताया, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैरिड एट
एनआरवी, कहता है वो स्टॉक की कॉस्ट भी बताया जिसको एनआरवी में लिखा हुआ है। पता तो चले कि 100 रुपए वाला, वहां से हमें एनआरवी लॉस का पता चल जाएगा ना, 100 रुपए वाला 80 पे लिखा हुआ है तो बताए, अलग से बताए। सपोज दैट वो अमाउंट लेकर चला गया, हम तो ऐसे समझेंगे ना सारा स्टॉक ठीक होगा। जब वो अलग से लिखा हुआ नजर आएगा ना कि कुछ स्टॉक एनआरवी पे लिखा हुआ है, तो इसका फौरन पता चल जाएगा कि कुछ स्टॉक इसका आउट ऑफ डेटेड है। चौथे नंबर पर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। पता ये क्या है? सेल कितना हुआ है आपका स्टॉक, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, और जो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करते हो मतलब के कॉस्ट ऑफ सेल लिखते हो, वो इन्वेंट्री होती है जो सेल हो जाती है। मतलब वो इन्वेंट्री की कॉस्ट भी बताओ जो सेल हो गया। अब जरा सादा अल्फाज में बताने लगे, पहले मेजरमेंट बेस बताओ, फिर जो स्टॉक आपका पड़ा हुआ है वो बताओ, जो स्टॉक आपका खराब है वो बताओ, और जो बिक गया वो बताओ। ये चार बातें हैं अगर हम स्टैंडर्ड वर्डिंग को हट के बताएं। पहला क्या है? मेजरमेंट बेस बताओ, पड़ा कितना हुआ है, खराब उसमें से कितना है, और बिक कितना गया, उन सब की क्या बतानी है, कैरिंग अमाउंट। अब आई कैप की वर्डिंग देखें, बड़ी वो इतनी आसान तो नहीं होगी, लिख लिया है, ऐसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, यहां पर भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्लोजर कहां पर थे, कोई पता चला था? उसके नीचे ही थे, पेज नंबर 251, 253, 252, 251, ये आ जाए जी। वो कहता है डिस्क्लोजर द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूडिंग कॉस्ट फार्मूला। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री वो क्या होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, अगर वो आपसे ये पूछे ना मेजरमेंट इन्वेंट्री का पॉलिसी बताओ, वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, पहला डिस्क्लोजर। दूसरा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, ये कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, आगे एंड द कैरिंग अमाउंट इन क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट। इसका मतलब क्या है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, मतलब कैरिंग अमाउंट बताओ जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, और अगर वो अलग अलग पड़ी है तो उसको क्लासिफाई करके बताओ, अप्रोप्रिएटली उसको क्लासिफाई करो, रॉ मटेरियल को अलग करो, वर्क इन प्रोसेस अलग करो, और फिनिश गुड्स अलग करो। ये आप क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स। फिर द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, ये है कॉस्ट ऑफ सेल। ये चौथा हमने लिखा, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। क्या आपने एक्सपेंस में किसको लिखते हो, जो सेल हो जाती है, अभी तो पढ़ गए हैं। एक्सपेंस में किस किस को लिखते हैं, जो सेल हो जाए, जो खराब हो जाए, और जो किसी नॉन करंट एसेट में चली जाए ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। एंड द अमाउंट ऑफ एनी राइट डाउन रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस। राइट डाउन का मतलब क्या है, एनआरवी लॉस, मतलब वो इन्वेंट्री की अमाउंट बताओ जो राइट डाउन की है, जिसको आपने एनआरवी पे लेकर गए हो। तो ये चार डिस्क्लोजर है। पेपर में क्या आएगा, वो दो चीजें लिख देगा, बताएगा ये डिस्क्लोजर है या नहीं। हो सकता है उसमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है दोनों करेक्ट हो सकता है वो क्या कहेगा, ये जो 5-4 वेटेड एवरेज है ना, ये भी डिस्क्लोजर है। नहीं, वो कौन सा कॉस्ट फार्मूला इस्तेमाल करना है ये डिस्क्लोजर है, बताना जरूरी है, लेकिन वो बजाते खुद दोनों क्या है, कॉस्ट फार्मूला। ठीक होगी बात। तो ये चार डिस्क्लोजर हमारे हो गए। इसके बाद इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई चीज नहीं रहती। अब आपने इसको कंप्लीटली पढ़ना है। इसमें ये चीज है, आ जाए जरा, ये पढ़ना भी जरूरी है, इसको बस पढ़ लेते हैं और फिर इन्वेंट्री रिप्रेजेंट अनसोल्ड स्टॉक। ये तो बात पता है ना, इन्वेंट्री उसको कहते हैं जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट tangible current assets on the entity statement of the financial position। ये current asset होता है हमारा। when inventory is sold, जब इन्वेंट्री बिकती है, carrying amount transfer to the cost of sale and profit is recognized of sorry, कहते हैं जब इन्वेंट्री बिकती है ना, तब क्या करते हैं, एक तो सेल लिख लेते हैं, एक उसकी कॉस्ट ऑफ सेल लिख देते हैं, फिर उसका जो डिफरेंस है उसका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो जाता है।
Inventories are measured at lower of cost and cost comprises purchase, conversion and other costs incurred in bringing the inventory to their present location, and NRV is net expected to be realized by net की ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं. It must be noted that material prices, material किसे कहते हैं, raw material, affect the value of inventory. ऐसा होता है, मटेरियल की प्राइस हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू को इफेक्ट करे. वो ज्यादा महंगा मटेरियल मिलेगा तो हम महंगी बेचेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आएगी. सस्ता मटेरियल मिलेगा, इन्वेंट्री की वैल्यू कम बनेगी. It is important to understand how to entity accounts for its inventory. Most common method for inventory FIFO or weighted average. There are two recording system, एक periodic, एक perpetual. Other method is perpetual inventory in which the inventory count is updated. वो बातें लिखी, thus the inventory control inventory. There are general three reason entities. हाँ, ये पेपर में सवाल आ सकता है. आप इन्वेंट्री का रिकॉर्ड क्यों रखते हो? ये हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री सेल कितनी होगी, रह कितनी, ऐसा सारा कुछ क्यों देखते हैं? वो कहता है पहली, मीटिंग वेरिएशन इन द प्रोडक्शन डिमांड. ये हमें पता चल जाएगा कि अच्छा हमारी किस साल कितनी प्रोडक्शन की डिमांड होती है. रिकॉर्ड होगा ना हमारे पास, तो पता चल जाएगा अच्छा इस साल इतनी इन्वेंट्री बिकी थी, इस साल इतनी, साल के इस महीने में ज्यादा इन्वेंट्री बिकती है, इस महीने में कम बिकती. ऐसा होता है ना, जैसे सर्दियों में कोई चीजें ज्यादा बिकती हैं, गर्मियों में वो कम बिकती. तो इस चीज को देखने के लिए हम इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखते हैं कि हमें पता चल जाए हमारी डिमांड में वेरिएशन कैसे आती है, कब कम होती है डिमांड, कब ज्यादा. फिर इकोनॉमी ऑफ स्केल इन प्रोक्योरमेंट, ये तो आपको पता ही होगा. इकोनॉमी ऑफ स्केल इन प्रोक्योरमेंट, चलो ये नहीं पता तो मैं भी नहीं बताऊंगा, आगे पढ़ते हैं, ये पता चल जाएगा ना. गार्डिंग अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज एंड स्टॉक आउट. प्राइस इंक्रीज, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये पता चल जाए ना कीमतें बढ़ रही हैं, हम उसी वक्त चीज खरीद के रख लेते हैं. दूसरा इसलिए भी, स्टॉक आउट का मतलब होता है स्टॉक खत्म हो जाना. दिस सपोज दैट आप ना स्टॉक मंगवाते हो कराची से, अब आपका स्टॉक बिक जाए और कराची से आते हो 5 दिन लगते हैं, तो क्या 5 दिन इंतजार करोगे स्टॉक आएगा तो फिर, या ऐसा सोचोगे कि 5 दिन का स्टॉक पड़ा होगा तो आप ऑर्डर कर दोगे, तो इससे क्या होगा, स्टॉक आउट बच जाओगे, स्टॉक आउट से बच जाओगे. स्टॉक आउट का मतलब होता है स्टॉक खत्म हो जाना, कोई खरीदने आए और हमारे पास स्टॉक ना हो, उसे बोलते हैं स्टॉक आउट. डिमांड आए और हमारे पास हो ना. अच्छा, जब हमने स्टॉक मंगवाने के लिए कहा उसे, 5 दिन लगे हमारे स्टॉक पहुंचने तक, ऑर्डर दिया और पहुंचने तक, इसके दरमियान वाले टाइम को पता क्या कहते हैं, लीड टाइम. क्या बोलते हैं इसको, लीड. कोई आपसे पूछे ना लीड टाइम क्या है, तो आपने कहना है जब ऑर्डर करो और जब स्टॉक मिले उसके दरमियानी टाइम को क्या बोलते हैं. अब अगर लीड टाइम ज्यादा है तो आप जल्दी ऑर्डर करोगे ताकि वो लीड टाइम के अंदर अंदर स्टॉक पहुंचे, और अगर आपका कम टाइम पे 1 दिन में मिल जाता है तो फिर आप 1 दिन का स्टॉक रखो अपने पास. कहता है एक तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी हम अपना स्टॉक काउंटिंग पता चलता है, रिकॉर्ड होगा तो पता चलेगा ना. इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड प्रोक्योरमेंट का मतलब ये होता है, प्रोक्योरमेंट मतलब है ऑर्डर करना. इन्वेंट्री आपने ऑर्डर की, अब सपोज कराची से मंगवा रहे हो आप, अगर कराची से सपोज दैट 500 यूनिट मंगवाते हो और अपना एक ट्रांसपोर्ट भेजते हो, मतलब अपना एक ट्रक भेज देते हो, ठीक है. अब ट्रक का किराया लग गया आपका 40,000, मतलब फ्यूल लग गया, ट्रक का फ्यूल लग गया, और उसके बदले कितने यूनिट आ गए, 500. अगर आप 1000 यूनिट मंगवा लो तो 1000 यूनिट भी तो 40,000 में आ जाएंगे. 1000 यूनिट भी तो आपको ना जो किराया पड़ेगा, पहले 40,500 के बदले पड़ रहा था, अब 40,000 में पड़ रहा है, और आपका ट्रक में आ ही 1000 सकते हैं. इसका मतलब पता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम पे उसी कॉस्ट के अंदर ना ज्यादा काम कर लो, उसी कॉस्ट के अंदर ज्यादा चीजें मंगवा लो. लेकिन इसका भी एक नुकसान होता है, आगे आकर रखेंगे कहां. अगर हमारा साल भर में बिकते 500 है, फिर देखेंगे वेयर हाउस अरेंज करेंगे. अगर वेयर हाउस का खर्चा कम पड़ रहा है तो इकट्ठा मंगवा लेंगे, अगर वेयर हाउस का खर्चा 40,000 से ज्यादा पड़ रहा है तो फिर दूसरी दफा मंगवा लेंगे. और यानी सारी चीजें देखते हैं, एक तो इकोनॉमी ऑफ स्केल देखते हैं कि कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट बना लें या मंगवा लें ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम से कम हो जाए, इसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल.
और दूसरा ये होता है कि हम आगे वेयर हाउस की भी तो देखना है कि रखेंगे कहाँ पे। हो सकता है 1000 मंगवा ले, 500 बिके, चीज ही आउट ऑफ फैशन हो जाए, हमारा 500 तो गले पड़ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें कंसीडर करते हैं और इसको कहां पर पढ़ते हैं, CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो आपका अगला पेपर कैफ का, कि कॉस्ट को मैनेज कैसे करना है। इन सारी कॉस्ट मतलब दो जगह पर है ना, 1000 मंगवा के कॉस्ट कम पड़ रही है, हो सकता है वेयर हाउस की कॉस्ट बढ़ जाए। तो ये चीजें सारी की सारी देखनी पड़ती है। लेकिन यहां पर इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब एक और मैं बताता हूं। ये एक कमरा है जिसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूं। अब इसमें अगर मैं कमरे का रेंट दे रहा हूं सपोज दैट 20,000, अब मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए, इस 20,000 के अंदर सारे स्टूडेंट फिल हो जाए। अब सारे स्टूडेंट फेल हो जाए, मुझे पर हेड कॉस्ट कम हो जाएगी। इसका मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट को जितना यूटिलाइज कर सकते हो कर लो, क्योंकि उसने तो बढ़ना ही नहीं है। तो उसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर लेना। ये आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ोगे, हो सकता है सर ने पढ़ा दिया, पढ़ दिया तो ऐसे मेरी मेहनत जाया करवा दिया, चुप करके सुनी जा रहे थे। चलिए जी, हो गया ये। चलिए उसके बाद बाकी हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब हमारा मेरे ख्याल में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन रह गया, और सवाल आपने जनरल एंट्रीज के करने हैं, और अब अपना एमसीक्यू जिसके सारे कर सकते हो। तो एमसीक्यू सारे करके आने कल, और सवाल वो 2 करके आने 15वां 16वां, और इंशाल्लाह कल इस पर मजीद बात करेंगे, और कल इसका लास्ट भी होगा, ठीक है।